नमस्कार बच्चों आज हम 12th का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी नंबर कैरी भी करता है एग्जाम में। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर को हम लेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे हम किसी इवेंट के हम जैसे किसी बात के बारे में सोचते हैं कि जैसे आज धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो इसकी संभावना कितनी है। तो इस बात की मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कैलकुलेशन ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए इवेंट कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एन इवेंट possibility of an event mathematical calculation of possibility of an event is called probability तो इसको हम मैथमेटिकली करेंगे। अब इसके अप्रोचेस क्या है? डिफरेंट अप्रोचेस। तो एक आपकी डिफरेंट, सबसे पहले आपकी क्लासिकल या फिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 आपका एक्सपेरिमेंटल, और नंबर 3 आपका होता है एक्सियोमेटिक। आपके ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। 90 to 95% आपका क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में, इसमें क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में आपकी क्या खासियत है, क्या आपको बातें ध्यान रखनी है। एक तो इवेंट मस्ट बी इक्वली लाइकली, ऑल इवेंट मस्ट बी इक्वली लाइकली, ये होना चाहिए। जब आपका ऑल इवेंट्स मस्ट बी इक्वली लाइकली होंगे तो हम आपको एक मैथमेटिकल फार्मूले से जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दैट इज PE इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन total number of all possible outcomes। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम सैंपल स्पेस भी बोल देते हैं। इनको हम डिटेल में लेंगे। फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी होती है जिसको हम किसी एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। जैसे हमने कोई कॉइन 100 बार उछाला, हमने कोई कॉइन टॉसिंग कॉइन 100 टाइम्स, और आपका 56 टाइम्स आपका हेड आया और आपका 44 टाइम्स आपका टेल आया। तो आपका 56 टाइम आपका हेड आया, 44 टाइम्स टेल आया। अगर हम इसको आगे भी निकालें तो आप ये देखोगे कि आप हेड को ही आप ज्यादा चूज करोगे, टेल को आप कम चूज करोगे, जबकि सिक्का अनबायस्ड है। ऐसा क्यों? तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है उसका मतलब है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन पास्ट डाटा। कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन पास्ट डाटा, पिछले डाटे के ऊपर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना, वो आपको होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तीसरा होता है एक्सियोमेटिक। इसमें क्या होता है, जो इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। अब हम इन डेफिनेशंस को आगे लेके चलते हैं और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लो। अब बच्चों हम कुछ डेफिनेशंस लेते हैं जो कि चैप्टर में बार बार आएंगी और आपको थोड़ा सा परेशान भी करेंगी, तो उनको आप समझ लो पहले। एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन
which produce some well defined result or outcome is called experiment. जैसे अगर आप एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. टॉसिंग ए कॉइन, फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ए कॉइन, तो आपको क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो ये आपका वेल डिफाइंड है, कुछ और नहीं आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, चलो कुछ नहीं आएगा. तो इसको कहते हैं वेल डिफाइंड रिजल्ट. रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी. रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है द एक्सपेरिमेंट in which result cannot be predicted. जैसे आपने कॉइन उछाला, ना तो आपको ये पता कि उसमें हेड आएगा, ना तो आपको ये पता वो टेल आएगा, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. या एक थैला लो आप, थैले में आप कुछ बॉल डाल दो, कुछ लाल, कुछ हरी, कुछ पीली, और थैले में बिना देखे हाथ डाल दो और एक बॉल निकालो बिना देखे. अगर आप बिना देखे निकालोगे तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. आप देख के निकालोगे तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि इन विच रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. आउटकम, एनी पॉसिबल रिजल्ट of an experiment is called outcome. कोई भी रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का जो आ सकता है, इट इज कॉल्ड आउटकम. फिर इवेंट थोड़ा सा इससे अगली डेफिनेशन है. ऑल पॉसिबल, या एनी पॉसिबल करिए इसको आप, एनी पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट. जैसे आपने कोई डाई उछाली, तो आपका जैसे हमने इवन ले लिया, ऑल पॉसिबल इवन नंबर्स, तो आपको क्या आएगा 2 4 6, तो एक इवेंट हो गया. मैं कह दूं E2, तो आपका ऑल ऑड नंबर्स हो जाए, तो आपका आएगा 1 3 5. तो ये क्या है आपके, ये सेट ऑफ आउटकम्स है. दिस इज कॉल्ड इवेंट. अब एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म सैंपल स्पेस, जिसमें बच्चे बहुत दिक्कत महसूस करते हैं. व्हाट इज सैंपल स्पेस? सेट ऑफ all possible outcomes is called sample space. जैसे इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम. आपने एक डाई उछाली तो आएगा 1 2 3 4 5 6. ये आपका इसका टोटल नंबर का सेट है. तो इसका हम लिखेंगे कैसे, इसका ऑर्डर लिखना हो. ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. तो इसको हम लिखेंगे NS. NS का मतलब ये आपका 6 है, तो 6 एलिमेंट है. ये इनको सैंपल पॉइंट भी बोल देते हैं बच्चों, एलिमेंट ही बोल देते हैं, सैंपल पॉइंट ही बोल देते हैं. तो ये इसमें कितने 6. इसको किसी बुक में ऐसे नोट कर देते हैं, एस के आपने दोनों ओर डंडे लगा दिए, या फिर आपने O लिख दिया और S लिख दिया, ऑर्डर ऑफ S से 6. लेकिन ये जो S है, दोनों डंडे लगे हुए हैं, या ऑर्डर ऑफ S ऐसे लिखना है, ये कम पॉपुलर है, कम चलता है, ज्यादा बुक्स में नहीं है. आपका मेनली NS है इक्वल टू 6. तो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. एक बच्चे से एग्जांपल लेते हैं. ए कॉइन इज टॉस्ड फॉर 3 टाइम्स, राइट इट्स सैंपल स्पेस. इसका हमें सैंपल स्पेस लिखना है. तो आप कैसे लिखोगे? S इज इक्वल टू, तीनों पे है, तीनों बार हेड हो सकता है आपका 2 बार हेड हो, तीसरी बार टेल आ जाएगा आपका,
फिर हो सकता है कि पहले हेड आए, दोबारा टेल आए, फिर हेड आ जाए, या पहले टेल आए, फिर हेड आए, फिर हेड आ जाए, या फिर आपका दो बार टेल हो, एक बार हेड हो, जैसे टी टी एच, पहले दो बार टेल आ गया, फिर हेड आ गया, उसके बाद पहले टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, तीसरा टेल आ जाए, उसके बाद आपका पहली बार हेड आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए, या फिर तीनों बार आपका टेल आए। तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। इसका हम आपसे पूछे ऑर्डर कितना है, तो वो है आपका 8, वो है आपका 8। इसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं। जैसे एक बार आपने सिक्का उछाला तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, हेड और टेल, यानी कि दो है उसकी पॉसिबिलिटी, तो 2 टाइम्स 3, 3 बार उछाला है, तो इसके कितने केस हो गया, टोटल नंबर एनएस कितना हो गया आपका 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 8। यहां पर देखिए 8 है, तो इस तरीके से भी इसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को हम निकाल सकते हैं। अब है आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये क्या होते हैं, वो ऐसे इवेंट जिनके आने की संभावनाएं बराबर हों। इवेंट्स आर said to be equally likely if possibility of their outcomes are equal, if possibilities of their outcomes are equal। जैसे आपने एक डाई उछाला या आपने एक कॉइन उछाला, सपोज आपने टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, तो आपका क्या आता है, सैंपल स्पेस क्या बनता है आपका, हेड और टेल। हम आपसे पूछे कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है टेल होने की, तो आप दोनों ही केस में आप क्या पाते हैं, 1/2। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं जिसमें यानी कि हमें जो है वो बराबर के चांस मिले। जैसे अगर हम एक सिक्के के दोनों तरफ हम हेड कर देंगे, हम दोनों तरफ हेड कर दें, तो भी वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने एक डाई कॉइन किया, आपने रोल डाई, तो क्या आएगा, आपने सपोज को एक इवेंट लिया, आपका सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो आपका हो गए 2 4 6। E2 लिया आपने सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तो ये आपका 1 3 5 आ गया। और फिर आपने E3 लिया नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, तो ये आपका 5 और 6 आ गया। अब आपके E1 और E2 तो इक्वली लाइकली हैं, इनके घटित होने की संभावना पॉसिबिलिटीज बराबर है, लेकिन E1 और E3 ये इक्वली लाइकली नहीं है, E2 और E3 ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। तो these types of events are equally likely। और क्लासिकल थ्योरी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हुए हमें सबसे पहले यही बात देखनी है, इवेंट्स मस्ट बी इक्वली लाइकली। नोट किया आप, आगे चलते हैं। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट या इनकम्पैटिबल इवेंट्स। ये क्या होते हैं? two events A and B are said to be mutually exclusive if their simultaneous occurrence is impossible। यानी कि एक घटना घटे तो दूसरी घटना ना घट पाए। जैसे आपने सिक्का उछाला, या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते।
these events are called mutually exclusive event. ठीक है, that means E1 और E2 का आपका इंटरसेक्शन E1 एंड E2 इज इक्वल टू 5 नल सेट हो, और इनकी अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी आएगी 0, वो आएगी आपकी 0। ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसको हम वेन डायग्राम से समझें तो ये आपका सैंपल स्पेस है, यूनिवर्सल सेट है, और ये आपका जो बीच में लाइन है ये E1 है आपका, और ये आपका E2 है। तो अगर E1 घटेगा तो E2 नहीं घटेगा, E2 घटेगा तो E1 नहीं घटित होगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये जब आपकी दो घटनाएं होती हैं तो कैसे होता है, और जब दो से ज्यादा होती है तो कैसे होता है, इसको और हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे आपके पास ये 3 E1 E2 E3, यहाँ पास 3 आपकी इवेंट्स हैं। एक तो ये केस है आपका, एक केस है आपका E1, ये E2 और ये आपका E3, ये आपका सेकंड केस है। ऐसे आपका E1, ये E2, ये E3, ये आपका थर्ड केस है। तो ये आप क्या देख रहे हो, E1 E2 E3, ये तो आपके डिफरेंट सेट्स हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो आपके म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गए होंगे। ये देखिए आपके बीच में एक कॉमन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन है आपका तीनों में। तो ये नो, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि उनका कुछ पोर्शन आपका कॉमन है, कुछ पोर्शन आपका कॉमन है। तीसरे में देखिए E1 और E3 ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन E1 और E2 ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि कॉमन पोर्शन है। और E2 और E3 भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इनमें भी कुछ कॉमन पोर्शन है। तो अगर आपको जनरलाइज करना हो या काफी सारे इवेंट्स दिए हो और आपको बताना हो कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, तो वो इसकी तरह सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए आपस में, यानी उनका कुछ भी कॉमन पोर्शन ना हो, और पेयर वाइज भी अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तभी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, अदरवाइज तो नहीं होंगे। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की आपकी मेन डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लो। अब हम कुछ वो डेफिनेशन लेते हैं जो आपने 11th में पढ़ी हुई है, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट है 12th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। जैसे सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। वो क्या होता है, जैसे ये आपका ई कोई इवेंट है तो इसको हम बोल देंगे, कई बार नॉट ई बोल देंगे, या फिर कई बार हम बोल देंगे ई के आगे ऐसे लगा देंगे, या हम लिख देंगे इसको ई सी, या इसको हम लिख देंगे ई डैश। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं, यानी कि ई में मैं क्या ऐड कर दूं कि वो सैंपल स्पेस बन जाए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाए। तो आपका ये जो है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है सारा, दिस इज कॉल्ड ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई इज इक्वल टू 1 माइनस ई सी, यानी कि ई प्लस, अगर सॉरी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो आपका अगर हम बात करें सेट के अकॉर्डिंग, तो ये जैसे आपका NS है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है n है, NE प्लस n कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू NS, और प्रोबेबिलिटी के रूप में इसको देखूं तो सबको आप NS से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ गया, ये कट के आपका 1 हो गया। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश या EC, कुछ भी आप लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है और आपको E कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो 1 माइनस PE डैश। तो आप अगर PE दिया हुआ है तो PE डैश निकाल सकते हो, और PE डैश दिया हुआ है तो PE निकाल सकते हो।
ये 1 नंबर में बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा फार्मूला और लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद अगली डेफिनेशन है इवेंट E1 एंड E2। तो E1 एंड E2 को E1 इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का निशान ये बोल देते हैं, E1 डॉट E2 भी बोल देते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई में समझना, कई बार डॉट भी बीच में नहीं लगाते, वो भी आपका E1 इंटरसेक्शन E2 है, या बोथ E1 एंड E2 ये भी लिख देते हैं। ये आपके 4 नोटेशन हैं जो E1 एंड E2 को दिखाते हैं। डायग्रामेटिकली यानी कि वेन डायग्राम के अनुसार, ये अगर आपका सैंपल स्पेस है, ये E1 इवेंट है, ये E2 इवेंट है, तो ये जो कॉमन पोर्शन है आपका, ये जो कॉमन पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड E1 इंटरसेक्शन E2। E1 इंटरसेक्शन E2, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको समझनी है, इसको नोटेशन भी समझना है, काम दिया जाता है, तो नोट कीजिए इसको। आगे चलते हैं, अगला है E1 और E2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 यूनियन E2, ये भी लिख सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। या फिर इसको लिख सकते हैं एट लीस्ट वन ऑफ E1 और E2, एट लीस्ट वन ऑफ E1 और E2, या फिर E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। ये सभी नोटेशन आपके एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। वेन डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये आपका अगर सैंपल स्पेस है, ये आपका E1 है और ये आपका E2 है, तो ये आपका पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है आपका, दिस इज कॉल्ड E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2। तो ये आपकी थर्ड डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ये दोनों फार्मूले बहुत यूज होंगे, ये आपको हमेशा पता होने चाहिए। अगला है आपका इवेंट E1 बट नॉट E2। इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये मान लो आपका E2 है, तो नॉट E2 कितना होगा? सारा, नॉट E2 सारा होगा, और ये आपका E1 है, तो ये कह रहा है E1 बट नॉट E2, यानी कि आप E1 में से E1 और E2 का कॉमन पोर्शन घटा दो, यानी कि E1 बट नॉट E2 इतना है आपका, ये वाला पोर्शन आपका E1 बट नॉट E2 है। तो अगर आपका जो E1 है वो आपका ये जो है E1 बट नॉट E2 है, वो इंटरसेक्शन है E1 और E2 के कॉम्प्लीमेंट का। E1 पूरा लिया हमने और उसका E2 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि E2 कॉम्प्लीमेंट क्या है? सारा, और वो कॉमन पोर्शन क्या है? ये वाला। तो इसका मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसको हम देखें प्रोबेबिलिटी की टर्म में, PE1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? PE1 में से आप क्या घटा दो? PE1 इंटरसेक्शन E2, यानी कि प्रोबेबिलिटी, इस पूरी प्रोबेबिलिटी में से कॉमन पोर्शन लेस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा PE1 बट नॉट E2। ये भी अच्छा है पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। आपका अगला कॉन्सेप्ट बच्चों, नीदर E1 नॉर E2, ये और देख लीजिए ध्यान से आप। तो जैसे आपका ये सैंपल स्पेस है, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, तो क्या कह रहा है? नीदर E1, यानी कि ना तो E1 चाहिए ना हमें E2 चाहिए, तो क्या होगा आपका? वो आपका ये वाला पोर्शन होगा। ये आपका है नीदर E1 नॉर E2, यानी कि E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट, E1 और E2 का कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा दें, डी मॉर्गन्स लॉ, तो क्या हो जाएगा? E1
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E1 E2 कॉम्प्लीमेंट, ये लगा दें, ये हो जाएगा। और इसके अगर प्रोबेबिलिटी को हम निकालें E1 यूनियन E2 का डैश या कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश लगा दो या सी लगा दो, एक ही बात है, 1 माइनस पी E1 यूनियन E2, यानी कि आप E1 और E2 का यूनियन निकालिए, उसको 1 में से लेस कर दीजिए, तो वो आपका आ जाएगा नीदर E1 नॉर E2। और ये फार्मूला भी आपके काम आएगा बच्चों, बहुत काम आएगा, इसको आप नोट कर लो। अब हम लेते हैं बच्चों एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सपोज करो आपका ए कोई इवेंट है और आपका बी कोई इवेंट है, ये आपका दोनों कॉमन पोर्शन है। ए में n एलिमेंट है, बी में आपके m एलिमेंट है, या आप इसको कैसे भी ले लीजिए, जैसे सपोज करो आपने ए में एलिमेंट ले लीजिए m, बी में ले लिए n आपने, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब हमें अगर हमें एडिशन थ्योरम निकालनी हो, यानी कि n a प्लस बी या फिर a यूनियन बी, n a यूनियन बी, तो आपको क्या आता है आपका n a प्लस n b इज इक्वल माइनस n a इंटरसेक्शन b, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस आपका इसमें से हमने कॉमन पोर्शन माइनस कर दिया। ये क्यों माइनस करते हैं हम, इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये दो बार ऐड हो जाता है, ए में भी ऐड हो जाता है और बी में भी ऐड हो जाता है। अब हम इसको प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में चेंज करते हैं। सपोज करो एस में जो आपका सैंपल स्पेस में n एलिमेंट है, ये ऊपर वाले इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। n में आप ए एलिमेंट मानो, बी एलिमेंट मानो, कोई जरूरत नहीं है। तो आपको n से इसको डिवाइड कर देते हैं, n a यूनियन b अपॉन n s, n a अपॉन n s प्लस n b अपॉन n s माइनस n a इंटरसेक्शन b अपॉन n s। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। दिस इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम। अगर आपके इवेंट ज्यादा हैं, सपोज करो आपके इवेंट्स हैं A B C या E1 E2 E3, तो इसको हम और आगे लेके चल सकते हैं। सपोज करो आपका A यूनियन B यूनियन C है आपका, तो इसी को आपको समझदारी से जनरलाइज कर देना है, PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यानी कि हमने पेयर वाइज को लेस किया कॉमन पोर्शन को, और लास्ट में हमने A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जोड़ दिया, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक बार ज्यादा बार घट जाता है, तो इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये फार्मूला जो है हमारा, ये 3 इवेंट के लिए है, इसको हम n इवेंट के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन इतने डिटेल में जाने की आपको फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो ये 2 फार्मूले हैं, इनको हम बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम पढ़ते हैं जो आपकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, उसका पहले कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है, उसी पे बेस आपके क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल से ही लेते हैं। सपोज करो हमारे पास 3 कॉइंस है, वो हमने टॉस किए, तो उसका सैंपल स्पेस आपको क्या आता है, HHH, HHT, HTH, THH, आपका HTT, THT, TTH और TTT। ये आपका सैंपल स्पेस है, यानी कि आपका जो इसका ऑर्डर है वो 8 है। अब हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। देखो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे बोलने का तरीका, PE/F, इसको आप समझ लीजिए। इसको लिखा हुआ, इसके बारे में लिखा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी
of E when F is already happened. F is already happened. यानी कि F जो है घटना घट चुकी है, उसके बाद हमें उसके बेस पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E बताना है। दूसरी इसकी जो डेफिनेशन हो सकती है, जो दिया हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F is given, when F is given। अब अगर हम आपसे पूछें तो ये एट लीस्ट टू हेड बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका HHH और ये आपका HHT एट लीस्ट टू हेड बोला है, तो सोलो 3 हेड भी हो सकते हैं, HHT, HTH और THH। ये आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और F में आपके HTT गलत लिख दिया, HTT नहीं होगा, वो कह रहा है फर्स्ट कॉइन शोज टेल। फर्स्ट कॉइन, तो फर्स्ट कॉइन टेल्स में एक तो THH हो गया, आपका THT हो गया, आपका TTH हो गया और आपका TTT हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं PF कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो आप कहोगे ये 1 2 3 4/8, यानी कि 1/2। अब ये घटना तो घट चुकी है। अब वो कह रहा है एट लीस्ट 2 हेड, E के लिए कह रहा है वो एट लीस्ट 2 हेड। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है वो किस में से निकालोगे आप? F तो घट चुकी है, तो ऐसे केस में F उसके लिए सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, P E by F, यानी कि F क्या है, गिवन। आपका कितना हुआ, वो हुआ आपका, ऐसा केस तुम्हारे पास एक ही है जिसमें 2 हेड हो और T जो है वो फर्स्ट कॉइन जो T शो करे, तो 1/4। अब इसको अगर हम लिखना चाहें, इसका हम फार्मूला कैसे बनाएं? तो अगर आपको इसका फार्मूला बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं, आप एक इवेंट और लिखिए, E इंटरसेक्शन F। तो E इंटरसेक्शन F क्या है, इसमें दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में जो कॉमन है आपका ये वाला पोर्शन कॉमन है, THH ये वाला। तो आपका जो THH है वो आपका कॉमन पोर्शन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन 8F कितना है आपका, वो है आपका 1/8। तो हम क्या करेंगे, तो जब इसका हमें फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम ऑफ E in F अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन F। तो ये आपको कितना होगा, ये आपका यहां मिटा देता हूं मैं, तो ये आपका हुआ P E by F, ये कितना हुआ, ये आपका मैंने क्या बोला है, टोटल फेवरेबल आउटकम E इन F, यानी कि जो E के जो F में है वो क्या होगा आपका इंटरसेक्शन जो दोनों में है, वो सिर्फ THH है, तो इसका मतलब हुआ ये N E इंटरसेक्शन F अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन F NF। और जब आपको इसको प्रोबेबिलिटी का नाम देना है तो आप ऊपर नीचे NS से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको, P E प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F is already happened is equal to probability of E intersection F upon probability of F upon probability of F। ये बच्चों हमारा फार्मूला तैयार हो गया। अब इसके बेस पे हम सम लेके चलेंगे। अब बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको आप ध्यान से समझना, आपको फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक डाई हमने रोल करी है जिसमें पॉसिबल आउटकम्स होंगे, सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज ऑलरेडी हैपेंड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ F जब E इज गिवन, व्हेन E इज गिवन। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए ग्रेटर देन 3, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, तो ये आपका E क्या हो जाएगा 4 5 6, ये तो हो गया।
ऐसी गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हुआ आपका 3 और 6। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी हैपेंड या ए इज गिवन। अगर हम इसके मोटे तौर पे बात करें, अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे चले तो यानी कि जो पीई है वो तो है आपका 3/6 यानी कि 1/2, और पीएफ आपका 2/6 यानी कि 1/3। लेकिन आपको निकालना है पी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी हैपेंड। तो आप कैसे निकालोगे? तो जब आपको ई घटना पहले घट गई, तो उस केस में आपके पास सैंपल स्पेस क्या बच गया? आपका सैंपल स्पेस सिर्फ ई ही बच गया, 4, 5, 6, क्योंकि वो घटना घट गई। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितने सैंपल स्पेस बच गया? तो मैं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछूं तो आपका कितना हो जाएगा? 1/3। अब इसको आपको लिखना किस फॉर्म में है? तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन इज गिवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एफ इन ई अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ई। तो एफ इन ई, तो एफ और ई का कॉमन क्या है आपका? ई इंटरसेक्शन एफ क्या आपका कॉमन? वो आपका सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 6, जो दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, ग्रेटर देन 3 एंड मल्टीपल ऑफ आपका 3, ग्रेटर देन 4 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये आपको कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके इसमें? आपके वो है 1, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ई में? वो है 3 आपके, तो आ गया आपका 3। अब इसको अगर हम नोट करना चाहें फॉर्मूले की फॉर्म में, तो आपके पी ई इंटरसेक्शन है वो आपको कितना? 1/6, और आपका पी एफ पीई कितना आपका? वो आपका 1/3। तो आपका पी एफ ई अपॉन एफ, ये आपका 1/2 है आपका, पी इज इक्वल टू 1/2। नंबर ऑफ पॉसिबल ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये एफ ऊपर आएगा और ये ई नीचे आएगा। तो आपको कितना हुआ? ये हुआ 1/6 अपॉन 1/2, ये कट गया आपका, ये आ गया आपका 1/3। तो बच्चों ये इसका कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को लेकर अब हम आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। ये F/E को मैंने थोड़ा सा क्लियर लिख दिया है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, और मुझे लगता है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे कंसेप्ट समझ में ना भी आए, जिन बच्चों को नहीं आया 1-2 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और फॉर्मूला इजी है, आप फॉर्मूले को समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके बहुत आसान है, नोट कर लीजिए।